स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, ये तो काफी मशहूर किताब है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो इसके मेन आइडियाज को समझाते हैं। हम उन्हीं पर आज गहराई से बात करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये किताब इसके हिसाब से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आखिर कितना पावरफुल है हम्म। और कैसे ये हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर, मतलब सेहत, पैसा, रिश्ते, सब पर असर डाल सकता है। कम से कम किताब तो यही दावा करती है। सही कहा, ये किताब दुनिया भर में बहुत लोगों को इंस्पायर कर चुकी है। हाँ, और इसका जो मूल विचार है ना, वो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर है बहुत गहरा, कि हमारे अंदर जो गहरे विश्वास बैठे हैं ना, और जो विचार हम बार-बार सोचते हैं, वही हमारी असलियत बनाते हैं। एग्जैक्टली वही हमारी हकीकत को शक्ल देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सोर्स मटेरियल में क्या है, ये अवचेतन मन की शक्ति के बारे में क्या कहती है किताब। और देखिए, शुरू करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद ये है कि किताब मन के दो हिस्सों में बड़ा साफ फर्क बताती है। एक सचेतन यानी कॉन्शियस मन। हाँ, जो अभी सोच रहा है, बात कर रहा है, सुन रहा है। बिल्कुल, जो लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है। और दूसरा है अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। अच्छा। किताब कहती है कि ये हमारी आदतों, हमारे गहरे विश्वासों, हमारी भावनाओं, दबी हुई यादों का एक बहुत बड़ा गोदाम है। गोदाम, हाँ, ये अच्छा शब्द है। हाँ, मतलब ये वो हिस्सा है जो हमारी आदतों को, हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हमें पता भी नहीं चलता कई बार। किताब में वो माली और मिट्टी वाली मिसाल भी है ना, वो काफी अच्छे से समझाती है शायद। हाँ, वो बहुत अच्छी मिसाल है कि सचेतन मन तो माली है, जो सोच समझकर विचार चुनता है, बीज बोता है। और अवचेतन मन, वो जमीन है, मिट्टी। एकदम सही, उपजाऊ मिट्टी। और इस मिसाल का सबसे जरूरी पहलू जिस पर किताब बहुत जोर देती है, वो ये है कि ये मिट्टी यानी अवचेतन मन ये सवाल नहीं करती। सवाल नहीं करती, मतलब ये नहीं पूछती कि ये बीज अच्छा है या बुरा, पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो बस जो बीज उसे मिलता है उसे कबूल करती है और पूरी मेहनत से उसे उगाने लगती है। ओह। तो किताब का तर्क ये है कि आप जैसे विचार बोएंगे, आपकी जिंदगी में वैसे ही नतीजे, वैसे ही अनुभव उगेंगे। ये फिल्टर नहीं करता, बस काम करता है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर ही एक हिस्सा है जो बिना सवाल किए हमारे विचारों को सच बना रहा है। हाँ, यही दावा है। तो फिर ये अवचेतन मन किताब के हिसाब से ये काम कैसे करता है, इसकी असली पावर क्या है? देखिए, दो खास बातें बताई है। पहली तो ये कि ये कभी सोता नहीं, कभी भी नहीं। 24 घंटे। हाँ, 24/7 एक्टिव रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर के सारे फंक्शंस चला रहा है और साथ ही हमारे विचारों और विश्वासों को लगातार प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, और दूसरी खास बात? दूसरी और शायद सबसे असरदार बात यह है कि ये हमारे मुख्य विचारों को, जो हम बार बार सोचते हैं या जिन पर हमें गहरा यकीन है या जिनसे गहरी भावनाएं जुड़ी हैं, उन्हें सच मान लेता है। सच मान लेता है, बिना लॉजिक लगाए। हाँ, ये तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। अगर कोई विचार या विश्वास मतलब पूरी शिद्दत से, भावना के साथ बार बार इसके सामने आता है, तो अवचेतन मन उसे एक कमांड की तरह लेता है, एक आदेश, और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए जुट जाता है। मतलब किताब ये कह रही है कि अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं किसी लायक नहीं, तो उसका अवचेतन मन इसी को सच मानकर ऐसे हालात बना देगा कि वो सचमुच फेल हो जाए। बिल्कुल, यही किताब का दावा यही है। वो एक तरह से हमारे सचेतन मन का बड़ा आज्ञाकारी नौकर है। जो भी ब्लूप्रिंट उसे मिलता है, यानी हमारे पक्के विचार और विश्वास, उसी के हिसाब से वो निर्माण करता है। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई लगातार खुद को काबिल, कामयाब या हेल्दी महसूस करता है और इस पर यकीन करता है, तो मर्फी के अनुसार उसका अवचेतन मन उसे उन मौकों, उन समाधानों, उन व्यवहारों की तरफ ले जाएगा जो इस यकीन को सच साबित करें। अच्छा, तो इसी प्रिंसिपल पर वो पॉजिटिव अफर्मेशंस वाली टेक्निक बेस्ड है, जिसका जिक्र किताब में काफी है। हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव अफर्मेशंस को अवचेतन मन को नए पॉजिटिव कमांड्स देने का एक सीधा तरीका बताया गया है। कैसे? आइडिया यह है कि जब हम प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव बातें दोहराते हैं, जैसे मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूं या पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है, तो धीरे धीरे ये बातें पुराने नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स की जगह लेने लगती हैं।
और जैसे ही ये नए विश्वास जड़ पकड़ते हैं, अवचेतन मन इन्हीं के आधार पर काम करने लगता है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? किताब क्या कहती है? किताब मानती है कि इसमें लगातार करना जरूरी है और विश्वास विश्वास बहुत जरूरी है। सिर्फ तोते की तरह रटना शायद काफी ना हो। हाँ, महसूस करना जरूरी है। सही कहा। इसे भावना और यकीन के साथ करना होगा। और साथ ही एक और पावरफुल टेक्निक पर बहुत जोर दिया है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीर बनाना। हाँ, मानसिक चित्रण। मतलब अपनी इच्छा या गोल को मन की आंखों से ऐसे देखना जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। ओह, किताब का तर्क ये है कि अवचेतन मन ना शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब हम किसी चीज की एकदम साफ, डिटेल्ड और पॉजिटिव तस्वीर मन में बनाते हैं। और उसके साथ जुड़ी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, जैसे खुशी या संतुष्टि। बिल्कुल। जब हम वो भावनाएं महसूस करते हैं तो हम अवचेतन मन को एक बहुत ही पावरफुल और क्लियर मैसेज भेज रहे होते हैं। तो मतलब सिर्फ सोचना या बोलना ही काफी नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना, फील करना, देखना ज्यादा जरूरी है, ऐसा किताब मानती है। हाँ, यही। क्या इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि ये काम कैसे करता है? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे बहुत से कामयाब एथलीट्स का जिक्र है। वो अपनी रेस या मैच से पहले बार बार मन में खुद को जीतते हुए देखते हैं, अच्छा। परफेक्ट परफॉर्म करते हुए या रिकॉर्ड बनाते हुए। वो सिर्फ देखते नहीं बल्कि जीत की जो फीलिंग होती है ना, उसे महसूस भी करते हैं। किताब कहती है कि ये प्रैक्टिस उनके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है और उनका परफॉर्मेंस वाकई बेहतर होता है। दिलचस्प है। इसी तरह बिजनेस में सक्सेस के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए या कोई क्रिएटिव काम पूरा करने के लिए भी विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करने के सुझाव हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेहत और हीलिंग की। किताब का एक बड़ा दावा ये भी है कि अवचेतन मन का हमारी फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर होता है। हाँ, बिल्कुल। मन और शरीर के कनेक्शन पर तो किताब में बहुत जोर दिया गया है। कैसे काम करता है ये? तर्क ये है कि अगर अवचेतन मन में बीमारी का डर बैठ जाए या ये विश्वास घर कर जाए कि मैं तो बीमारी रहता हूं, तो वो सच में फिजिकल सिम्टम्स पैदा कर सकता है या बढ़ा सकता है। ओह, और इसके उलट अगर सेहत का, पूरी तरह ठीक होने का, एनर्जी का गहरा विश्वास अवचेतन में बिठाया जाए तो ये शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है। क्या प्लेसिबो इफेक्ट इसी का उदाहरण है? किताब में शायद इसका जिक्र है। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट को इसका क्लासिक उदाहरण माना गया है। जब मरीजों को यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें एक असरदार दवा मिल रही है, चाहे वो सिर्फ शक्कर की गोली हो, तो कई बार सिर्फ उनके विश्वास की ताकत से उनकी सेहत में सचमुच सुधार देखा जाता है। कमाल है। किताब के हिसाब से ये दिखाता है कि ठीक होने का विश्वास कितना पावरफुल हो सकता है और ये कैसे अवचेतन मन के जरिए शरीर की अंदरूनी हीलिंग सिस्टम को जगा सकता है। अच्छा। इसी आधार पर पॉजिटिव सोच, विश्वास और यहाँ तक कि प्रार्थना को भी हीलिंग प्रोसेस में मददगार माना गया है, क्योंकि ये सब तरीके हैं अवचेतन मन को पॉजिटिवली असर डालने के। सेहत से आगे बढ़ते हैं, पैसा और सक्सेस। इसके बारे में किताब का क्या नजरिया है? क्या यहाँ भी अवचेतन मन का रोल है? किताब के मुताबिक यहाँ भी बिल्कुल वही फंडा काम करता है। वही फंडा, मतलब विचारों वाला। हाँ, अगर किसी के मन में लगातार कमी के, गरीबी के, मौके न मिलने के या मेरे पास कभी पूरा नहीं पड़ेगा जैसे विचार हावी हैं, तो उसका अवचेतन मन अनजाने में उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा या ऐसे मौके गवा देगा जिससे यही कमी की असलियत और पक्की हो जाए। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तो इसका हल क्या है? क्या पैसों के बारे में अच्छा सोचना? हाँ, किताब यही सुझाव देती है। प्रचुरता पर फोकस करना, धन और सफलता के बारे में पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे मैं फाइनेंशियली अमीर हो रहा हूं या मौके मेरे पास आसानी से आते हैं। और विजुअलाइजेशन भी। हाँ, और साथ ही खुद को पैसे से सफल और सुरक्षित महसूस करने की तस्वीर मन में बनाना। इस नजरिए से अवचेतन मन फिर उन आइडियाज, उन मौकों, उन रास्तों को पहचानने और उनकी तरफ बढ़ने में मदद करेगा जो असल में अमीरी की तरफ ले जाते हैं, जिसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हाँ, जिसे अक्सर आकर्षण का नियम कहा जाता है। किताब उसे इसी अवचेतन मन के सिद्धांत से जोड़कर देखती है कि आपके जो मुख्य विचार और विश्वास हैं, वो वैसी ही परिस्थितियों को आपकी तरफ खींचते हैं। ये सिद्धांत रिश्तों पर कैसे लागू होता है? रिश्ते तो अक्सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिश्तों के मामले में भी किताब का तर्क वही है। हमारे अवचेतन में जो विश्वास बैठे हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया में झलकते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर गहराई में ये बात बैठी है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ
या लोग मुझे हमेशा छोड़ देते हैं, या रिश्ते तो मुश्किल ही होते हैं, तो बहुत चांस है कि वो अनजाने में ऐसा पार्टनर चुनेगा या ऐसा बर्ताव करेगा जो इन्हीं विश्वासों को सही साबित कर दे। तो और अगर ये विश्वास पॉजिटिव हो, जैसे मैं प्यार और सम्मान के लायक हूँ। तो किताब के अनुसार नतीजे भी वैसे ही होंगे। ऐसा इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा, हेल्दी बाउंड्रीज बनाएगा और ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचेगा जो उसे वाकई में महत्व देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। संक्षेप में कहें तो किताब ये कहती है कि हमारे रिश्ते अक्सर हमारे अपने बारे में और दुनिया के बारे में हमारे सबसे गहरे अवचेतन विश्वासों का आईना होते हैं। किताब में विश्वास, फेथ और प्रार्थना, प्रेयर का भी जिक्र है और उन्हें अवचेतन प्रोग्रामिंग से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अलग सा लगता है, इसे कैसे समझाया गया है? देखिए, किताब प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक रस्म की तरह नहीं देखती, तो फिर बल्कि इसे अवचेतन मन को अपनी इच्छा या लक्ष्य के बारे में बताने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार करने का एक पावरफुल तरीका मानती है। अच्छा। जब कोई इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तो वो अपने अवचेतन मन को ये मैसेज दे रहा होता है कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है या पक्का होने वाली है। तो मतलब असली शक्ति प्रार्थना के शब्दों में नहीं, बल्कि उसके पीछे जो विश्वास और भावना है उसमें है। बिल्कुल। किताब के अनुसार विश्वास जितना गहरा और अटूट होगा, अवचेतन मन पर उसका असर उतना ही जबरदस्त होगा। यही वजह है कि सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, बल्कि उस नतीजे को महसूस करना, उस पर यकीन करना जरूरी है। समझ रही हूँ। इसी नजरिए से अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में जो ध्यान, मंत्र जाप या विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिस होती हैं, उन्हें भी अवचेतन मन को पॉजिटिवली प्रभावित करने और मनचाहे नतीजे पाने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या हम वाकई अपने इस इतने शक्तिशाली अवचेतन मन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये हमारे बस में है? और अगर हाँ, तो किताब इसके लिए क्या तरीके बताती है? हाँ, किताब का पूरा जोर इसी बात पर है कि हम बेचारे शिकार नहीं हैं। हम जानबूझकर सचेत रूप से अपने अवचेतन मन को डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? इसके लिए कई प्रैक्टिकल तकनीकें बताई गई हैं। कुछ की तो हमने बात की ही है। जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। हाँ, इनके अलावा ऑटो सजेशन की तकनीक है, खासकर सोने से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद। उस समय क्यों? किताब के अनुसार ये वो वक्त होता है जब हमारा सचेतन मन, जो लॉजिक लगाता है, शक करता है, वो थोड़ा शांत होता है, तो सुझाव सीधे गहरे मन तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा। इस समय आप अपने अवचेतन को साफ पॉजिटिव निर्देश दे सकते हैं, जैसे मैं हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं या कल का दिन शानदार होगा। किताब कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होने पर भी काफी जोर देती है ना? सही कहा। यानी जो कुछ भी हमारे पास पहले से है, उसके लिए ईमानदारी से थैंक यू बोलना, आभार महसूस करना। इसका क्या फायदा है? किताब का मानना है कि शुक्रगुजार होने का भाव एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को मेरे पास काफी है और मेरी जिंदगी अच्छी है का संदेश भेजते हैं। और इससे और अच्छी चीजें आती हैं। हाँ, ऐसा तर्क दिया गया है कि इससे और अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। और शायद सबसे मुश्किल काम नेगेटिव विचारों से बचना। निश्चित रूप से किताब इसे बहुत जरूरी मानती है। कहती है कि डर, चिंता, शक, जलन जैसे नेगेटिव विचार हमारे अवचेतन मन के लिए जहर की तरह हैं। ये हमारे पॉजिटिव प्रयासों को बेकार कर सकते हैं। इसलिए पहला कदम है अपने नेगेटिव विचारों के बारे में अवेयर होना, उन्हें पहचानना और फिर जानबूझकर उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलना। जैसे ये बहुत मुश्किल है सोचने के बजाय मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं या मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगी सोचना। प्रैक्टिस लगती है इसमें, पर किताब कहती है ये मुमकिन है। क्योंकि ये सब सुनने में काफी चमत्कारी लगता है। हाँ, किताब में से कई किस्से और कहानियां हैं। जैसे गंभीर बीमारियों से ठीक हुए लोगों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने डॉक्टरों की राय के उलट अपने पक्के विश्वास और विजुअलाइजेशन से सेहत वापस पाई। सच में? हाँ, ऐसे बिजनेसमैन के उदाहरण हैं जिन्होंने लगातार सक्सेस और अमीरी की पुष्टि और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने करियर में जबरदस्त तरक्की की। स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर लाने या आर्टिस्ट्स के अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के भी किस्से हैं। अच्छा। ये सारे उदाहरण इस बात पर जोर देने के लिए हैं कि किताब के सिद्धांत सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में लागू किए जा सकने वाले नियम हैं। ऐसा लेखक का दावा है। तो इस सारी बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जोसेफ मर्फी की किताब के अनुसार हमारे अवचेतन मन में जो गहरी जड़ें जमाए बैठे विश्वास हैं और जो विचार हम लगातार दोहराते हैं,
हाँ, वही असल में हमारी बाहरी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, पैसा हो या हमारे रिश्ते हों। सही। संक्षेप में कहें तो किताब का निचोड़ यही लगता है, अपने अवचेतन मन के बगीचे में सोच समझकर पॉजिटिव विचारों के बीज बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिल्कुल। यह हमें अपने विचारों की ताकत को सीरियसली लेने के लिए कहती है। कम से कम इस नजरिए से तो यही लगता है। और ये सारी बातें ना एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं क्या? कि अगर अवचेतन मन वाकई विश्वासों पर इस तरह काम करता है जैसा किताब बताती है, और उसे बदलने की तकनीकें भी हैं, तो किसी बहुत पुरानी, बहुत गहरी और नेगेटिव मान्यता को, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसे बदलने के लिए क्या सिर्फ इन तकनीकों की प्रैक्टिस काफी है? या फिर उस विश्वास की जड़ तक जाना, वो बना कैसे, उसे समझना और उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं उनका सामना करना भी जरूरी है, ताकि उसे वाकई जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।